नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक टकराव की बात करेंगे। और सच कहूं तो ये कहानी महज एक डकैत या अपराध की दास्तान नहीं है, बल्कि ये शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य और एक ऐसे बागी के बीच की कहानी है जो कानून की नज़रों में एक खूंखार मुजरिम था, लेकिन आम लोगों के लिए किसी नायक से कम नहीं था। औपनिवेशिक भारत का वो दौर ऐसा था जहां न्याय और अपराध की परिभाषाएं बहुत ज्यादा उलझी हुई थीं। तो चलिए सीधे सुल्ताना डाकू के जीवन, उसके संघर्ष और उस जटिल इतिहास में गोता लगाते हैं जिसने उसे किंवदंती बना दिया। मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट का ये कथन इस पूरी कहानी के विरोधाभास को एकदम सटीक तरीके से पकड़ता है। अपनी मशहूर किताब माय इंडिया में कॉर्बेट एक तरफ तो ये साफ कहते हैं कि समाज को अपराधियों से बचना चाहिए और कानून की नज़रों में सुल्ताना निश्चित रूप से एक अपराधी था, लेकिन और ये बहुत बड़ा लेकिन है, वो आगे कहते हैं कि इस छोटे से आदमी के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। मतलब सोचिए, ब्रिटिश राज का एक इतना बड़ा वफादार नाम एक घोषित अपराधी की तारीफ कर रहा है जिसने 3 साल तक पूरी सरकारी ताकत की नाक में दम कर रखा था। आखिर ऐसा क्या था इस बागी में? इस पूरे टकराव की असली जड़ को समझने के लिए हमें इन दोनों पक्षों के बिल्कुल अलग नजरियों को देखना होगा। एक तरफ सुल्ताना का भांतु समुदाय था। ये एक घुमंतु बंजारा समाज था जो फक्र से खुद को मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप का वंशज मानता था। उनका मानना था कि मुगल सम्राट अकबर से हारने के बाद उनके पूर्वज देश भर में बिखर गए थे, तो उनके लिए ये एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास था। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन का नजरिया इसके ठीक उलट था। प्रशासन ने कानूनी तौर पर इस पूरे भांतु समुदाय को ही एक अपराधी जाति यानी क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था। तो असल में ये महज एक डाकू और पुलिस की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसे समुदाय के अस्तित्व की लड़ाई थी जिसे व्यवस्था ने पैदा होते ही अपराधी मान लिया था। और इस कानूनी ठप्पे का असर क्या हुआ? इसका सीधा नतीजा थे सैल्वेशन आर्मी के पुनर्वास शिविर। ब्रिटिश सरकार ने भांतु समुदाय को कंट्रोल करने के लिए उन्हें नवादा जैसे कैंप्स में भेजना शुरू किया। सुल्ताना का बचपन भी ऐसे ही एक कैंप में बीता था। प्रशासन तो ये दावा करता था कि भाई ये उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। इन जगहों पर उन्हें अपनी मूल पहचान छोड़कर ब्रिटिश तौर तरीके और ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। सुल्ताना जैसे आज़ाद ख्याल वाले इंसान के लिए ये किसी घुटन भरी जेल से कम नहीं था। तो उसका वहां से भागना सिर्फ एक कैंप से फरार होना नहीं था, वो एक थोपी गई क्रूर व्यवस्था के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। कैंप से भागने के बाद सुल्ताना ने जो किया, उसने उसे एक आम अपराधी से एक मिथक या यूं कहें कि एक रॉबिन हुड बना दिया। उसके काम करने का तरीका बड़ा ही अनोखा और उसूलों वाला था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी गरीब इंसान की एक कौड़ी भी नहीं लूटी, बल्कि वो अमीरों से लूटा हुआ माल अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता था। जब भी वो किसी छोटे दुकानदार से कुछ खरीदता तो जानबूझकर 2 गुना दाम चुकाता था। और उसकी सबसे दुस्साहसी बात तो ये थी कि वो जिस घर में डकैती डालने वाला होता वहां पहले से बाकायदा एक चिट्ठी भेजकर अपने आने की सूचना देता था। ये विद्रोही तरीके से सामाजिक न्याय करने का उसका अपना एक अलग ही अंदाज था। इन उसूलों का असर ये हुआ कि सुल्ताना का रुतबा बहुत विशाल हो गया। उसका ये साम्राज्य यूपी में पूर्व के गोंडा से लेकर पश्चिम में सहारनपुर तक फैल चुका था। उसके पास करीब 300 सदस्यों का एक बेहद अनुशासित, आधुनिक हथियारों से लैस और वफादार गिरोह था। लेकिन उसकी असली ताकत ये हथियार नहीं थी। उसकी ताकत वो आम लोग थे जो चप्पे चप्पे पर उसके जासूस बने हुए थे। जनता उसे अपना रक्षक मानती थी और इसीलिए पुलिस के लिए उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। सच कहूं तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के समानांतर चलने वाली एक विद्रोही सत्ता बन चुकी थी। अब जब हम किसी खूंखार बागी या डाकू के बारे में सोचते हैं तो आम तौर पर दिमाग में एक लंबे चौड़े हट्टे कट्टे इंसान की तस्वीर आती है। लेकिन सुल्ताना दिखने में बिल्कुल आम सा, छोटे कद और सांवले रंग का इंसान था, जिसके चेहरे पर कोई ढंग की दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। इसके बावजूद उसका स्वाभिमान आसमान छूता था। खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानने वाले सुल्ताना ने अपने घोड़े का नाम रखा था चेतक। और तो और, जिन अमीर व्यापारियों से वो नफरत करता था, जिन्हें अंग्रेज अक्सर राय बहादुर का टाइटल देते थे, उनका मजाक उड़ाने के लिए सुल्ताना ने अपने कुत्ते का नाम ही राय बहादुर रख दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक विद्रोह था।
यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब स्थानीय पुलिस सुल्ताना को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम हो गई, तब ब्रिटिश राज को अपना सबसे बड़ा दांव चलना पड़ा। और यहीं एंट्री होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार की, अफसर फ्रेडी यंग। टहरी रियासत के राजा की खास गुजारिश पर ब्रिटिश सरकार ने इस बेहद होनहार और दुस्साहसी अफसर को बुलाया। फ्रेडी यंग को ये लगभग असंभव काम सौंपा गया कि वो सुल्ताना के इस अभेद्य किले को ढा दे। तो अब ये लड़ाई महज दो इंसानों की नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ थी पूरी कानूनी व्यवस्था और दूसरी तरफ जनता के प्यार और समर्थन से चलने वाला एक बागी। इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। सुल्ताना को पकड़ने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने सच में एक छोटे युद्ध स्तर की तैयारी कर ली थी। फ्रेडी यंग ने अपने साथ 300 हथियारों से लैस सिपाही और 50 घुड़सवारों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। गोरखपुर से लेकर हरिद्वार तक के इस विशाल इलाके में उन्होंने एक के बाद एक लगातार 14 बार ताबड़तोड़ छापेमारी की। और जैसा कि हमने पहले देखा, इस पूरे मिशन में मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने भी यंग की मदद की थी। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि एक छोटे से मामूली इंसान ने पूरे ब्रिटिश प्रशासन को किस कदर हिलाकर रख दिया था कि उसे पकड़ने के लिए इतने बड़े पैमाने पर संसाधन झोंकने पड़े। इतनी बड़ी फौज और संसाधनों के आगे आखिरकार इस अथक अभियान का अंत बहुत तेजी से हुआ। अपनी चालाकी से हर बार बच निकलने वाला सुल्ताना 14 दिसंबर 1923 को नजीबाबाद के जंगलों में आखिरकार फ्रेडी यंग के हाथों पकड़ा गया। उसके कई वफादार साथी भी धरे गए। इसके बाद नैनीताल की अदालत में एक बहुत मशहूर मुकदमा चला, जिसे इतिहास में नैनीताल गन केस के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था में पहले से ही तय था, सुल्ताना को दोषी ठहराया गया। 8 जून 1924 को 30 साल की उम्र से पहले ही उसे हल्द्वानी जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उसका सफर कानूनी रूप से यहीं खत्म हो गया। लेकिन कहानी सुल्ताना की फांसी पर खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास की सबसे हैरान करने वाली सच्चाइयों में से एक है। सुल्ताना को पकड़ने वाले ब्रिटिश अफसर फ्रेडी यंग ने सुल्ताना के मरने के बाद उससे किया अपना व्यक्तिगत वादा निभाया। उसने सुल्ताना की पत्नी और उसके बेटे को भोपाल के पास सुरक्षित रूप से बसाया। जरा सोचिए, एक औपनिवेशिक अफसर ने एक घोषित डाकू के बेटे को न सिर्फ अपना नाम दिया बल्कि उसे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भी भेजा। जो ब्रिटिश प्रशासन पूरे भांतू समुदाय को पैदाइशी अपराधी मानता था, उसी प्रशासन के एक बड़े अफसर का ये कदम इंसानियत और सम्मान की एक ऐसी अनूठी मिसाल है जो हर नियम कानून और सरहदों से ऊपर उठ जाती है। कानून ने भले ही सुल्ताना को मिटा दिया हो, लेकिन वो लोक कथाओं और कला के जरिए हमेशा के लिए जिंदा रहा। दशकों तक उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों कस्बों में सुल्ताना डाकू पर आधारित नौटंकियां और नाटक खेले जाते रहे। ये जो संवाद है, ये उसी लोकप्रिय नौटंकी का एक हिस्सा है जहां सुल्ताना को एक अपराधी नहीं बल्कि एक बहादुर सरताज और गरीबों का मसीहा बताया गया है। संस्कृति और लोगों की लोक स्मृति ने उसे एक अमर महानायक बना दिया। लोग आज भी उसके किस्से सुनते हैं, कस्में खाते हैं और नजीबाबाद के जिस किले में वो छिपता था उसे आज भी सुल्ताना डाकू का किला ही कहा जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। इतिहास वास्तव में क्या है? क्या ये सिर्फ अदालत के फैसलों का रिकॉर्ड है या उन लोगों की यादों का खजाना जिनके लिए कोई मसीहा बन गया था? सुल्ताना, जिसे जन्म से ही एक अपराधी करार दे दिया गया था, पर जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी गरीबों को सताने के लिए नहीं किया। और दूसरी तरफ फ्रेडी यंग, जो उस क्रूर व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन जिसने एक बागी के परिवार के लिए वो किया जो शायद कोई अपना सगा भी न करे। ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास केवल काले और सफ़ेद में नहीं होता, बल्कि इसमें इंसानी जज्बातों के कई उलझे हुए रंग शामिल होते हैं। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनेटर यहीं समाप्त होता है।